नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कर्नाटक की जंग अब आखिरी दौर में है। सभी दलों ने जनता के सामने वादों का दांव चल दिया है। बीजेपी ने कर्नाटक में एनआरसी यानी समान नागरिक संहिता और सीएए कानून को लागू करने का वादा कर ध्रुवीकरण का माहौल बना दिया। तो कांग्रेस ने भी बजरंग दल पर बैन का दावा कर चुनाव को अलग रंग दे दिया। कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई में जेडीएस भी अपनी जगह ढूंढ रही है। हालांकि हालिया सर्वे में बीजेपी को खुश कर दिया। कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूट की तरफ से किए गए प्रीपोल सर्वे में बीजेपी की लगातार दूसरी बार सरकार बनती दिख रही है, लेकिन कांग्रेस ज्यादा पीछे नहीं है। अब सत्ता की इस रेस में कौन कब आगे निकल जाए, कहा नहीं जा सकता। रिपोर्ट देखें। कर्नाटक का किंग कौन बनेगा, इस फैसले की घड़ी अब करीब आ रही है। 10 मई को मतदान के बाद 13 मई को ऐलान हो जाएगा कि कर्नाटक की गद्दी पर कौन सा दल काबिज होने वाला है। इसी बीच चुनाव से पहले किए गए एक सर्वे में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर मिलती दिख रही है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि बीजेपी इस बार भी सरकार बना सकती है। वहीं 2018 विधानसभा चुनाव की तुलना में कांग्रेस का भी प्रदर्शन सुधरने के आसार हैं। कन्वर्जेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से किए गए प्री पोल सर्वे में बीजेपी को 105 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि 2018 में घोषित नतीजों में भाजपा को 104 सीटें मिली थीं। वहीं कांग्रेस को 87 सीटें जीतती हुई नजर आ रही हैं। बीते चुनाव में पार्टी ने 78 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 2018 में 37 सीटें जीती। जनता दल सेक्युलर को 5 सीटों का नुकसान हो सकता है। सर्वे में जेडीएस को 32 सीटों पर रखा गया है। खास बात यह है कि इस चुनाव में कर्नाटक में दशकों का रिकॉर्ड टूट सकता है। कर्नाटक में साल 1985 के बाद कभी भी सत्तारूढ़ दल ने चुनाव नहीं जीता है। ऐसे में अगर ये प्री पोल सर्वे सटीक साबित होते हैं तो संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि राज्य में भाजपा दोबारा सरकार बना ले। देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कर्नाटक में जीत बेहद जरूरी है। कर्नाटक दक्षिण भारत की राजनीति का गेटवे कहा जाता है। यहाँ पर विधानसभा की 224 सीटें हैं, जबकि लोकसभा की 28 और राज्यसभा में यहाँ से 12 सांसद आते हैं। एक और जहां बीजेपी दक्षिण भारत में सियासी विस्तार करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस को भी बड़ी जीत की तलाश है। ताजा जीत के साथ दक्षिण भारत में बीजेपी अपना पक्ष मजबूत करना चाहेगी। इधर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता की अटकलों के बीच नेतृत्व की दावेदारी के लिए भी कांग्रेस को कर्नाटक में जीत दर्ज करनी होगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपने चुनावी घोषणा पत्रों के जरिए जनता को अपने पक्ष में लुभाने की कोशिश की है। कांग्रेस ने जहां लोगों को फ्री बिजली और बेरोजगारी भत्ता देने, सत्ता में आने पर बजरंग दल को बैन करने, महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा समेत कई लोक लुभावने ऐलान किए, तो वहीं बीजेपी ने राज्य में एनआरसी यानी समान नागरिक संहिता और सीएए कानून को लागू करने का वादा किया गया है। भाजपा ने इसे कर्नाटक चुनाव के अपने घोषणा पत्र में डालकर दक्षिण भारत में एक तरह से भूकंप ला दिया। बीजेपी के इस ऐलान के बाद उथल पुथल मच गई है, क्योंकि अगल बगल के राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में भी इसका गहरा असर होगा। बीजेपी ने 4% मुस्लिम आरक्षण काटकर 2% लिंगायत और 2% वोक्का लिंगा को आरक्षण दिया है। बीजेपी को इसका भी फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल जैसे संगठन को बैन करने का वादा करके बीजेपी को नया ब्रह्मास्त्र दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयनगर रैली में इसे भगवान हनुमान की पूजा करने वालों को ताली में बंद करने की कोशिश करने का प्रयास करार दिया था। कर्नाटक में धर्म के नाम पर वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश तेज हो गई है। यहाँ मठों की संख्या बहुत है और उसके संचालनकर्ता लिंगायत और वोक्का समुदाय के हैं। यहाँ कम से कम 400 मठ हैं। यही कारण है कि यहाँ हिंदुत्व जड़ में है, जिसका बीजेपी फायदा उठाने की रणनीति पर काम कर रही है। वोटों के ध्रुवीकरण मामले में कांग्रेस कमजोर नजर आ रही है, जिसकी भरपाई वो बजरंग दल पर बैन करने के वादों से कर रही है। हाँ, ये जरूर है कि जमीन पर भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस ने पिछले 6 महीने में एक माहौल जरूर तैयार किया है। उसका असर कुछ हद तक दिख रहा है। कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस ने अपने अपने दांव चल दिए हैं। अब देखना है कि कर्नाटक की जनता 10 मई को किसके हक में फैसला सुनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो कर्नाटक का किंग कौन होगा, दरअसल ये बड़ा सवाल है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में अब सवाल इस बात को लेकर कि जनता की आखिर पसंद कौन, किसके
सजेगा जीत का ताज? इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अश्विनी शाही जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए, नेता है कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है। और अमनप्रीत कौर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अश्विनी जी आपके साथ। खुशखबरी है कि आप लोगों के लिए अब तो सर्वे भी बता रहे हैं कि आपकी ही एक बार फिर से जीत होने वाली है। तकरीबन 4 दशकों का रिकॉर्ड टूटेगा क्या? नेहा जी, देखिए, उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। जनता का आशीर्वाद मिला और जनता के आशीर्वाद से ही ये सब काम संभव होता है। उसके लिए हमको जनता के साथ लगकर जनता के लिए मेहनत करना होता है। वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख तक ये मेहनत करते हैं और हम लोग जनता के लोक कल्याण के वादों को लेकर उनके बीच में जाते हैं और उनके बारे में हम समझते हैं, बूझते हैं। अब हम लोगों ने यूसीसी की बात की। यूसीसी वहां पर लागू करना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने चर्चा किया भी, कल परसों भी चर्चा किया आपके इस चैनल पर। तो यूसीसी और एनआरसी, बजरंग दल पर भी हम लोगों ने चर्चा किया। तो ये लोग मुद्दा इस तरीके से दे रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम विकास की बात करते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। पूरे देश में 3.5 करोड़ मकान बनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया और उसके बाद और 10 लाख का वहां घोषणा कर दिया कि हम और इस साल 10 लाख और देंगे। शौचालय की क्या स्थिति थी इस पूरे देश में देख लीजिए। मैं तो मानता हूं कि बापू के बाद अगर किसी ने स्वच्छता अभियान दिया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इस उत्तर से लेके और दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, एक छोटा बच्चा अगर आपके साथ जा रहा है, अगर वो चॉकलेट भी खाता है तो उसका रैपर अपने जेब में रख लेता है और उसको किसी डस्टबिन में डालता है। तो ये जागरूकता आई है। आज दिवालियापन हो गया है मुद्दे का विपक्ष के पास। लोग जो है, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको 91 बार गाली मिली है। हम लोग गाली पर भरोसा नहीं करके हम लोग जनता के बीच में हैं और जनता वहां पर सर्वे में भी वही जवाब दे रही है जो सर्वे आप दिखाने की बात कर रही हैं। ये जनता का ही आशीर्वाद है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ा और वहां भी रिकॉर्ड तोड़ने के कगार पर है। और लेकिन हम लोग इस चीज को कोई ना खुशी का अभी वो है, जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक हमारी मेहनत जारी है, हमारे प्रत्याशियों की मेहनत जारी है, हमारे सभी नेताओं की मेहनत जारी है। ठीक है विजय जी, मेहनत जारी है, लेकिन कह रहे जीत का ताज तो हमारे ही सर पर आएगा। सर्वे भी इस ओर इशारा कर रहे हैं। आप लोगों के लिए क्या लगता है कि और मेहनत का वक्त है, मेहनत करना चाहिए, कुछ ही दिन बाकी है? कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर हमेशा 24 घंटे मेहनत करने में विश्वास रखते हैं और कर रहे हैं। कर्नाटक में हमारे तमाम नेता जुटे हुए हैं, पब्लिक के साथ संवाद कर रहे हैं और उसी संवाद के आधार पर हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। लेकिन भाजपा जब ये इस तरह की बातें करती है तो हंसी आती है, क्योंकि इनके मुद्दे क्या हैं? इनके मुद्दे तो हिंदू मुसलमान हैं। इनका मुद्दा तो बजरंगबली को हमने गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह के ओछे मुद्दे ये लेकर आते हैं। ये कहते हैं कि विपक्ष महंगाई की बात ही नहीं करता, विपक्ष मुद्दों की बात नहीं करता। तो भैया, आप सत्ता में हैं, आप कर लीजिए। आप बता दीजिए कि आपने महंगाई के मुद्दे पर जनता को क्या राहत दी है, आपने बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं को क्या राहत दी है। केवल और केवल जुमले। इस देश में इस समय अडानी अंबानी की सरकार है कथित रूप से, और निश्चित तौर पर जो मोदी सरकार है वो केवल पूंजीपतियों की नीतियों को लागू कर रही है, जिसके कारण महंगाई बढ़ रही है, आम जनता की जेब खाली होती जा रही है। आज एक ऐसा दौर आ चुका है, पहले भी देखा नहीं गया था। सुनिए, एक सवाल सुन लीजिए। सवाल इस बात को लेकर, इससे पहले भी देखा नहीं गया था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ध्रुवीकरण की राजनीति कर्नाटक में शुरू की गई हो, या फिर हिंदुत्व का मुद्दा उठाया गया हो, या फिर हिंदू मुस्लिम किया गया हो, 80-20 किया गया हो। अभी हाल ही में आप लोगों ने बजरंग दल का मुद्दा उठाया तो उन्हें एक ब्रह्मास्त्र दे दिया। लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि बिना हिंदुत्व, बजरंग दल, इन तमाम मुद्दों को छुए कर्नाटक में जो चुनाव है वो पूरे नहीं होने चाहिए? ये फ्रंट फुट पर भी आप लोग खेलने आ गए। क्या वाकई आपको लगता है कि इतने खुले मंच पर आप लोगों ने अगर इस तरह का मुद्दा उठाया तो ये कांग्रेस की तरफ से पहली बार हुआ है? क्यों, आखिर क्यों इसकी जरूरत आन पड़ी आपको? मैंने कहा ना कि कांग्रेस पार्टी जनता के अनुसार नीतियां बनाती है। चाहे हम 2019 में न्याय योजना लेकर आए,
चाहे वो कर्नाटक चुनाव में हम काम कर रहे हैं, चाहे हिमाचल में हमने पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाया था। तो हम जनता से बात करते हैं, जनता क्या चाहती है। जनता ये जो आज समाज के उद्देश्य भाजपा ने फैला रखा है, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बांट कर रख दिया है। ये काले अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति पर आगे बढ़ते हुए देश की जनता को विकास के नाम पर कुछ नहीं दे पाए। तो स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, एक भी तैयार की हो तो बता दीजिए। नहीं, तो सर्वे बता रहा है कि आप अपनी बातों को नहीं, सर्वे जो बता रहा है सर कि आप अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने में थोड़ा सा पीछे रह गए, ये सर्वे बता रहा है, हम नहीं बता रहे। क्योंकि सर्वे ये कह रहा है कि कांग्रेस की स्थिति फिर भी नहीं, मतलब कुल मिला के मैं ये कहूँ कि भारत जोड़ो यात्रा का असर नहीं हुआ क्या कर्नाटक में? नेहा जी, हमारी पार्टी का मुकाबला देश की एक ऐसी सत्ताधारी पार्टी से है जो 2014 से पहले देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी थी, आज देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है। ये लोग इस स्तर तक गिर जाएंगे, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। ये तो साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति पर चलते हुए, फूट डालो राज करो की नीति का इस्तेमाल करते हुए किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है कि आईटी केवल कांग्रेस के खिलाफ सवाल ये कि ये तमाम चीजें ठीक है, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर चुकी होगी। विजय कौशिक जी, तमाम चीजें ठीक है, जिन मुद्दों को आप उठा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन ये जनता तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि सर्वे बता रहा है कि आप जनता तक अपनी बातों को कन्वे करने में नाकाम साबित हो रहे हैं, ये सर्वे बता रहा है सर। अभी देश का हर चैनल आज हिंदू मुस्लिम कर रहा है। कुछ एक चैनल है आप जैसे जो सही बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नक्कार खाने में कहते हैं कि तूती की आवाज दब जाती है। मुझे खुशी है कि चाहे तूती की आवाज ही सही, आप लोग जिस तरह से लगे हुए हैं इसी तरह से कांग्रेस भी देश के लिए लगी हुई है। हम अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं। निश्चित तौर पर आज का जो दौर आ गया है, किसी को सीबीआई का डर दिखाया जाता है, किसी को ईडी का डर दिखा दिया जाता है, किसी चैनल को अडानी द्वारा खरीद लिया जाता है। सर, जनता को थोड़ी ना डर दिखा दिया जाता है। जनता अगर आपके साथ नहीं है तो ये बताता है कि भारत जोड़ो यात्रा का भी असर यहाँ पर नहीं हुआ। अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे, कह लेते हैं, फिर उसके बाद में अमन जी का रुख करती हूँ। जी जल्दी से। जी देखिए, मेरा जो पहला वर्जन था आपके 10 सेकंड में बात रखिएगा सर। जी तुरंत रखता हूँ। मैंने कहीं भी हिंदू मुसलमान की अगर बात की हो नेहा जी, तो एक बार फिर से आप सुनकर आप देखिए। बजरंगबली को किसने कैद रखा है, जरा बताने जरा। देखिए, मैं अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं इस पर, हिंदू मुस्लिम कोई बात ही नहीं किया, लेकिन विजय कौशिक जी ने हिंदू मुस्लिम कर दिया उसको। और आज अब मैं कहता हूँ हिंदू मुस्लिम कहाँ है? कल आप लोगों ने सेल्फ गोल जो किया है, आज आपके डीके शिव कुमार हर बजरंगबली के मंदिर माथा टेकते हुए घूम रहे हैं। ये होती है सेल्फ गोल करने की चीज। और ये हमने कहा है कि बजरंगबली का अपमान किया है आप लोगों ने, बजरंग दल को बैन करने की। अब मैं कह रहा हूं, अभी तक नहीं कहा था, आपने अभी हिंदू मुस्लिम शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे पर चलती है। और गरीब और अमीर की बात है, मेरे पास एक लिस्ट है मेरे मोबाइल में, मैं बताना चाहता हूँ राजीव गांधी फाउंडेशन कितना अमीर था और कहां से चंदा लिया था, किससे लिया था। वो जो एक प्रवचन करता था मौलाना जाकिर नाइक, उससे भी चंदा लिया था आपने। ऐसे ऐसे जगहों से, चाइना से चंदा लिया था आपने। जो चंदे लेते हैं आप लोग अमीर से, भारतीय जनता पार्टी ने आपको शायद गरीब बना दिया होगा, क्योंकि इतने राज्यों की सरकार चली गई है आपकी, तो आप गरीब हो गए हैं। मुद्दों पे बात करें ना, कहाँ गई कहाँ नहीं गई वो जनता डिसाइड करेगी ना सर। कर्नाटक में स्टार प्रचारक नहीं है नेहा जी कांग्रेस के पास, ये गिना दे। सब जगह चुनाव तो लड़ रहे हैं, स्टार प्रचारक नहीं है। हिमाचल जो है राहुल जी नहीं गए, आज प्रियंका जी वहां गई। गुजरात में राहुल जी नहीं गए, प्रियंका जी नहीं गई, एक सभा किया। क्या स्थिति रही उन लोगों की? हिमाचल में तो सरकार बना ली, 37,000 वोट हमसे ज्यादा पाए हैं बस। सरकार तो बन गई ना, जनता ने हमको नकारा नहीं है। सरकार तो बन गई ना, एकदम बन गई। उस चीज को नमन है इनके, मैं सलूट करता हूँ आगे जनता को, इनको वहां पर आगे रखा। लेकिन मुझे भी नकारा नहीं, हमको भी नकारा नहीं, हमको भी 37,000 वोट ही पीछे रखा। तो ये हम मान के नहीं चल सकते हैं। आज कर्नाटक में जो भी लड़ाई हो रही है, इनके पास स्टार प्रचारक की कमी है। आज ये लेकिन नेता जो है, जो कहते हैं करते नहीं है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। क्या गुजरात में लागू किया, हिमाचल में लागू किया, आज कर्नाटक में लागू किया है? नहीं किया है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में 2% से नीचे आ गए हैं ये लोग। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम कर लिया, आप लोगों ने 5 साल सत्ता में रहे, आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन फिर अगर आप ये कहें कि राज्य में एनआरसी यानी कि समान नागरिक संहिता लागू कर देंगे,
सीएए कानून को लागू कर देंगे। आप लोगों ने जो 4% मुस्लिम आरक्षण था उसको भी 2-2% लिंगायत और वक्कलिंगा में डिवाइड कर दिया। अब सवाल इस बात को लेकर है सर, आप लोगों ने इतना अच्छा काम कर लिया, आप लोगों ने इतना बेहतर काम कर लिया, कर्नाटक को विकास के पथ पर आप आगे ले गए, आप लोगों ने इतना बेहतर काम कर लिया कि उसके बाद अब जनता दूसरी पार्टी को हमेशा के लिए नकार चुकी। फिर उसके बाद ये तमाम काम करने की आपको जरूरत क्या लगी? आपको लगा कि यही काम करके हम सत्ता में आएंगे? नेहा जी, और काम नहीं थे क्या? और मुद्दे नहीं थे क्या? भारतीय जनता पार्टी जब से चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोगों ने समान आचार संहिता, 370, 35A, राम मंदिर, इनको प्रमुख रूप से हमने अपने संकल्प पत्र में रखा था। और सबसे ज्यादा हम वादे पूरे करने वाले हम ही लोग हैं। राम मंदिर बना, 370 हटा, 35A हटा, तो ये हम सीए की बात हम कर रहे हैं, सीए लागू हुआ, तो ये सबकी हम बात आपने सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की भी बात की, मैं उस पर भी आऊंगी मैं उस पर। लेकिन अमनप्रीत जी, सवाल इस बात को लेकर, कौन कर्नाटक की सत्ता पर काबिज होने वाला है, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। सरकार मौजूदा वक्त की जनता ने देख ली, लेकिन जो सर्वे आ रहा है ये बहुत कुछ बता रहा है, ये बहुत कुछ बयां कर रहा है कि एक बार फिर से क्या यूं कहें कि 4 दशकों का रिकॉर्ड टूटने वाला है, जो हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा। देखो नेहा, अगर रिपीट होती है भाजपा तो कम से कम 38 साल का रिकॉर्ड जो है वो कर्नाटक में टूट जाएगा। देखिए, वहाँ पे इस पे उंगली उठाने के लिए बहुत सारी चीजें हुई हैं, चाहे वो पे टू सीएम का हो, 40% कमीशन का हो, चाहे वो मुस्लिम लोगों का आरक्षण हटा के वकालिंगा में डिवाइड करना हो या दूसरी जातियों में डिवाइड करना हो। तो बहुत सारी चीजें थी जिसपे विपक्ष जो है उंगली उठा सकता था। और जो इनके विश्वराज बसाई हैं वो इतनी अच्छी रेपुटेशन नहीं रखते, उनको भी लोगों ने इतना पसंद नहीं किया है। तो आप ये देखो कि 5 साल राज करने के बाद भी आज जब इन्होंने घोषणा पत्र बनाया है तो इन्होंने अपने काम नहीं गिनाए हैं। इन्होंने बोला कि हम सत्ता में आएंगे तो हम एनआरसी लेके आएंगे, इन्होंने बोला कि हम सत्ता में आएंगे तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, हम 5 किलो गेहूं लोगों को देंगे, 5 किलो मोटा अनाज देंगे, नंदनी दूध आधा किलो देंगे, हम 3 सिलेंडर जो गरीब लोग हैं उनको प्रोवाइड करेंगे, हम फ्री ट्रैवलिंग देंगे, हम फ्री बिजली देंगे। तो एक तरह से ये जो फ्री बी पे चलती हुई भाजपा नजर आई है घोषणा पत्र में, इतनी सारी चीजों का इन्होंने फ्री में इन्होंने अपना जो है बोल दिया है कि हम लोगों के साथ ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम ये चीजें लोगों के लिए करेंगे। तो इन्होंने इससे एक भी काम नेहा जी ऐसा नहीं गिनाया जो पिछले 5 सालों में इन्होंने लोगों के लिए किया। ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है, मैं 1 सेकंड में रोक रही हूँ यहाँ पे। अमन जी, 1 सेकंड में आपको रोकती हूँ। अश्विनी जी, हम आएंगे तो हम ये करेंगे, अभी तो आप हैं, तो आपने क्या किया उसका जवाब नहीं देंगे आप? वो रिपोर्ट कार्ड कौन देगा जनता को? ये भाजपा दे रही है। अमरप्रीत जी शायद जो है उस नहीं, सीएए एनआरसी लागू करने से आपको किसने रोक दिया? सुन लीजिए नेहा जी, थोड़ा सुन लीजिए नेहा जी, थोड़ा सुन लीजिए। अब आपने पूछा है तो थोड़ा आप अगर शांत रहेंगे तो जवाब जाएगा। नहीं, जवाब आपका सुनने के लिए बैठे हैं सर, बताइए। निवेदन है, थोड़ी देर 10 सेकंड रुक जाइए। आपका देखिए हमने क्या किया, हमने आज जो है जो काम किया है, आज लोग 10 लेन की सड़क पर मैसूर से बेंगलोर तक जा रहे हैं। हुबली की सड़क हमारे लोगों के द्वारा बनी है, हेलीकॉप्टर हमारे सरकार में वहां पर बनना शुरू हुआ है, तेजस वहां पर बन रहा है, आज एप्पल की सबसे बड़ी फैक्ट्री वहां लगी है, आज जो है वहां पर एफडीआई 30% से ऊपर वहां पर गई है। तो ये हमने काम किया है, ये काम हम सबको बता रहे हैं, हमको ये कहने की जरूरत नहीं है। और अमनप्रीत जी ने जो कहा एनआरसी जी अब सीएए एनआरसी पर आता हूँ। सीएए एनआरसी मैंने पहले भी कहा कि हमारे संकल्प पत्र में रहा है, हमेशा के लिए रहा है। क्या इस देश में एक सबके लिए समान आचार संहिता लागू होना चाहिए, एक देश एक विधान होना चाहिए कि नहीं? सीधा सा पूछो ना, मौजूदा वक्त में आपकी सरकार है, दोबारा आ जाएगी तो ऐसा क्या अलग हो जाएगा? तभी आप लागू करेंगे? एकदम करेंगे, इस बार नहीं कर तभी लागू क्यों करेंगे? अभी ऐसा क्या अलग, अभी ऐसा क्या अलग नहीं है, और जब दोबारा आएंगे तो ऐसा क्या अलग हो जाएगा कि तभी वहाँ पर ऐसी विसंगतियां 5 सालों में देखने को मिली है कि ये पता जरूरी है कि हमको गोद लेने की जो प्रक्रिया है उसको सरलीकरण करना पड़ेगा। 9 साल की बच्ची के साथ जो शादी की बात ये लोग करते हैं, 5 साल आपने विसंगतियां पता लगाने में लगा दिए। हमको संपत्ति के बंटवारे का अधिकार ठीक करना पड़ेगा। हमने 3 तलाक वाला मामला देखिए उठाकर सही किया है। तो एक जो है यूसीसी हमारा जिस तरीके से लागू होगा वो सभी धर्मों सभी वर्गों के लिए है, हम किसी एक के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये हम तो देने का काम करेंगे। 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने विसंगतियों को निकालने के लिए लगा दिए। आपने कहा कि हमने विसंगतियों को पता किया
कि आखिर भारतीय 5 साल में ये विसंगतियां कौन कौन सी है। उसके बाद हम ये वादे कर रहे हैं कि हम दोबारा सत्ता में आएंगे तो एनआरसी और सीए को लागू करेंगे। ठीक है, इस पे मैं पूछूंगी सवाल पूछूंगी। अभी विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय जी जल्दी से रखिए अपनी बात। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पिछली जो 5 साल की उनकी उपलब्धि है कथित रूप से, उनका जिक्र इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि किया कुछ नहीं। वहाँ केवल कमीशन खाया गया, विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया गया। और इन्हें मालूम है कि अगर ये उन बातों की चर्चा करेंगे तो जनता निकल आएगी, जनता इन मुद्दों पर सड़कों पर निकल आएगी और इन्हें बताएगी कि भाई आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने केवल इसके विपरीत काम किया है। तो इनकी पोल खुलने से पूरी दुनिया में एक्सपोज हो जाएंगे, इसलिए उन मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। वरना अगर 5 साल में कोई काम किया होता तो उन्हें गिनाते, निश्चित तौर पर गिनाते। आज भी केवल ये सीए एनआरसी के मुद्दे ये सब क्यों है? ये केवल ये बताने के लिए है कि भाई हम हिंदूवादी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है, केंद्र में इनकी सरकार है और बहुत से राज्य जहाँ भाजपा की सरकार है उन सभी राज्यों में क्यों नहीं लागू किया है इन्होंने। सबसे बड़ी बात ये ना, ये केवल एक चुनावी लाभ लेने के लिए इस तरह की नौटंकी करते हैं। और एक तरफ कहते हैं कि भाई हम हिंदूवादी हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हम मुसलमानों का विश्वास जीतने में लगे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ किसी इंसान का विश्वास जीतने में विश्वास रखिए। कि जाति के आधार पर बांटकर विश्वास जीतने की जो बात करते हैं उससे आपका जो असली चेहरा है, असली चरित्र है, वो सामने आता है। सवाल इस बात को लेकर, इससे पहले आप तकरीबन 3 से 4 बार बोल चुके हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास में विश्वास रखते हैं। हम इसी नारे के साथ ही आगे चलते हैं। न सिर्फ आपकी वजह आपकी तरफ से बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इस बात को बार बार दोहराया जाता है। अब सवाल इस बात को लेकर कि बीजेपी ने 4% मुस्लिम आरक्षण काटकर 2% लिंगायत और 2% वोकालिगा को आरक्षण दिया है। आपको लगता है इसका लाभ मिलेगा? लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि फिर अगर आप ये कहते हैं कि हम तो सबके विश्वास और सबके विकास में विश्वास रखते हैं, तो सर ये तो इस मुहावरे को या इस नारे को धता बताता है। ये आपका फैसला नहीं लगता आपको? सर आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। जी आवाज आ रही है? जी बताइए। हाँ, हम लोगों ने कोई गैर संवैधानिक काम नहीं किया है और हम लोगों ने संविधान के हिसाब से ही काम किया है। क्योंकि जो 4% का है वो आरक्षण जो है कहीं और जगहों पर नहीं था और अभी उसमें बोलने का कोई वो नहीं है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का दखल हो चुका है। तो इसलिए उस पर कोई बहुत विशेष टिप्पणी की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है कि पार्टी की तरफ से मुझे बोलने की आवश्यकता पड़े। मगर हम लोगों ने कोई गैर संवैधानिक सबका विकास और सबके विश्वास की बात अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाती है, तो ये कैसे साबित होगा? इस बात को तो थोड़ा सा बताइए कि मुस्लिम आरक्षण को काटकर वोकालिगा और साथ ही साथ लिंगायत को दे दिया जाता है। काट कर किसी का दिया जाता है, एक्स्ट्रा देते तो समझ में आता है कि चलिए आप उनके भी विकास की बात कर रहे हैं। देखिए, अब आरक्षण तो देने की बात कांग्रेस ने 75% कर दिया है। कहां से 75%? संविधान में 50% की व्यवस्था है, ये 75% कहां से देंगे? तो एक तो इन लोगों के भी जो है, जो वचनम किम दरिद्रम कहा जाता है, बोलने में क्या जाता है इनके। लेकिन हमने जो किया है वोकालिगा और वहां देने की, कि मुस्लिम को जो मिला था उस मुस्लिम पर हम लोगों ने जिस तरीके से आरक्षण की बात है, मुस्लिम को कहाँ आरक्षण हिंदुस्तान में है, जरा बता दीजिए। मुस्लिम को आरक्षण देने की बात वहां पर इन लोगों ने लागू कर रखा था। तो हम वोकालिगा, और क्योंकि वो पिछड़ी जातियां हैं, इन लोगों को हम पिछड़ी को दे रहे हैं, 2% उनको दे रहे थे, 2% उनको। इसलिए हम अब इसमें कुछ आगे नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दखल है। अब आपके उस सवाल का जवाब देता हूं जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है। 3.5 करोड़ मकान की जो बात हुई है, तो उसमें सबका कोई जाति धर्म नहीं देखा गया। 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया गया, उसमें जाति धर्म नहीं देखा गया। शौचालय बनवाए गए करोड़ों, उसमें जाति धर्म नहीं देखा गया। आयुष्मान कार्ड हमने बनाकर दिए, उसमें जाति धर्म नहीं देखा। बिजली हम लोगों ने कनेक्शन देने का काम किया, उसमें जाति धर्म नहीं देखा। इस फैसले का कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? जिस फैसले का जिक्र अभी किया जा रहा था कि 4% काटकर 2% डिवाइड कर दिया गया, लगता है इसका फायदा इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? ये एक बड़ा विषय है आरक्षण का। देखिए, लिंगायत और विकलांग का जो 2% इनको दिया है, वो जो वोट है वो भाजपा के साथ है, इसलिए फायदा तो देखो नेहा होगा। क्योंकि जो मुस्लिम आबादी है, जो वो है, वो क्योंकि हमेशा ही उनको लगता है कि हम विरोध में भाजपा जाती है, तो वो वोट जो है भाजपा के साथ नहीं है, तो ये उनको फायदा हो गया। पर ये बिल्कुल सबका साथ सबका विकास वाली
जो इनकी बात को लेके ये आगे बढ़ते हैं ये झूठी साबित हो जाती है, क्योंकि इसमें इन्होंने कटौती करी है। जैसे आपने कहा कि अगर देना था आरक्षण तो वैसे दे देते, मुस्लिम का जो आरक्षण है उसको उसमें क्यों कटौती करी गई। और अगर कांग्रेस की भी हम बात करें ना स्नेहा, तो उन्होंने भी अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। उन्होंने जो पीएफआई के साथ इनको बजरंग दल को मिला दिया है, उनकी जो इनके साथ कंपैरिजन कर दिया है, ये अपने आप एक चीज है जो कांग्रेस को बहुत पीछे ले जाएगी कर्नाटक में। हालांकि वो बिल्कुल जो उनकी लोकप्रियता है उसमें कोई दो राय नहीं कि इतनी बुरी भी नहीं थी कर्नाटक में, लोग पसंद कर रहे थे कांग्रेस को। और क्योंकि कम से कम 40 लोग तो भाजपा को अभी देखा आपने इलेक्शन के पहले छोड़ के चले गए हैं। उन्होंने अपने अपने घरों के ऊपर जो भाजपा के मोदी जी के झंडे लगाए हुए थे वो भी उतार लिए हैं, चाहे वो टिकटों के बंटवारे को लेके हो, तो वो बहुत सारी चीजें भाजपा की खिलाफत में भी जा रही हैं। पर ये जो बजरंग दल का नाम लेके बजरंग दल को उन्होंने बजरंग बली के साथ मिला दिया, तो ये पता नहीं भाजपा की जो हर एक इलेक्शन रहते हैं वो ध्रुवीकरण के बिना, तुष्टीकरण के बिना अधूरे ही रहते हैं। तो नहीं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है विजय जी, क्या कांग्रेस ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है, जिस बात का जिक्र अमन जी कर रही थी, क्योंकि ध्रुवीकरण की राजनीति वहां पर तेज होती जा रही है। यहाँ पर मठों की संख्या बहुत ज्यादा है, उसके संचालनकर्ता लिंगायत और वोकालिगा समुदाय के हैं, और यहाँ पर कम से कम 400 मठ है। और यही कारण है कि यहाँ पर हिंदुत्व की जड़ में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है इस जड़ को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। आपने बात बजरंग दल की पीएफआई की पीएफआई तो पहले से बैन था, लेकिन इस बजरंग दल के मुद्दे को बैन करने, प्रतिबंध करने का विषय उठाकर क्या खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है? क्या लगता है आपको ऐसा? देखिए, हमारी पार्टी में कोई भी निर्णय होता है वो सबकी सहमति से होता है। ये नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष किसी मुद्दे पर कोई निर्णय ले ले, और ना ही हमारी भाजपा जैसी नीति है। जैसे भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि बोलने में क्या जाता है, बोलने में बहुत कुछ जाता है। वो आपके लिए कहा विजय जी, वो आपके लिए कहा, वचनम किम दरिद्रम आपके लिए कहा था। और दूसरी बात हमने पहले भी कहा, बोलने में क्या जाता है, ये कह रहे हैं कि देखिए अब आप लोगों के नेता जो है बजरंग बली के मंदिर जाकर वहीं पे चक्कर लगा रहे हैं, कह रहे पहले बोल देते हैं फिर दिक्कत होने लग जाती है। नेहा जी, मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई। नहीं, मेरा सवाल ये है, सुनिए, सवाल ये है कि अभी अश्विनी जी भी कह रहे थे, देखिए कि पहले तो बोल देते हैं फिर इन्हें दिक्कत होने लग जाती है। पहले बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं, जब उसको बजरंग बली से जोड़ दिया जाता है तो बजरंग बली के मंदिरों के चक्कर लगाए जाते हैं कांग्रेस के नेताओं की तरफ से। तो ये बजरंग बली के बारे में कुछ नहीं कहा ना हमने तो एक संगठन के लिए कहा है। अगर मान लीजिए भगवान श्री राम के नाम पर कोई डाकू राम नाम की चादर ओढ़कर सड़कों पर लूटने लगेगा तो क्या हमारे देश का कानून उसे माफ कर देगा? नहीं करेगा। संविधान ये कहता है कि किसी की आड़ में कोई भी गलत काम करे, गलत काम की सजा मिलनी चाहिए। अगर बजरंग दल वहाँ बजरंग बली के नाम पर गलत काम कर रहा है तो मैं तो ये कहता हूँ कि सभी लोगों को उसका विरोध करना चाहिए। भाई, बजरंग दल का काम एक सीधे तरीके से समाज के आपसी भाईचारे को बढ़ाने का तो है नहीं, क्योंकि खुद भाजपा प्रवक्ता ही लोग मानते हैं कि भाई इनका काम मुसलमानों के खिलाफ काम करना है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है। तो इनका तो अपने संविधान में भरोसा है नहीं, ना आर्मी के ऊपर भरोसा है, ना पुलिस के ऊपर भरोसा है। ये तो अपने हथियारों के दम पर लड़ाई की बात करते हैं। तो कहाँ, मुझे बताइए, कहाँ कांग्रेस गलत है? अगर कांग्रेस ये कहती है कहाँ गलत है वो तो जनता तय करेगी, लेकिन सवाल ये भी कि ऐसे वादे आप लोग कर रहे हैं, ऐसे वादे आप लोग कर रहे हैं, क्या नहीं लगता कि जनता समझदार है? जो पहले से बैन है उसी को दोबारा कहते हैं जी हम तो बैन कर देंगे। जनता समझदार है सर, पता है उसको पीएफआई पहले से बैन है। देश का गृह मंत्रालय अगर किसी को बैन करेगा तो वो सिर्फ एक राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में बैन होगा। कर्नाटक क्या देश से अलग है जो आप कहते हैं कि जी कर्नाटक में तो बैन नहीं है? कर्नाटक में भी बैन है। ये जो भाजपा है इसके बगल में छुरी मुंह में राम राम है। कथित रूप से बैन ये कहते हैं, लेकिन वहाँ तो उसकी गतिविधियां खूब चल रही थी धड़ल्ले से, और इन्हीं की सरकार के समय में चल रही थी। और वहाँ पर मैंने कहा ना कि ये हिंदू मुसलमानों को अपने अपने तरीके से भड़का रहे हैं, कहीं पीएफआई के माध्यम से, कहीं बजरंग दल के माध्यम से। तो निश्चित तौर पर पीएफआई को भारतीय जनता पार्टी चला रही है, लगाएंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप अश्विनी जी? तो ये बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं आप लोगों पर। देखिए, अब सरकार इनकी है नहीं, इनको वहां पर पीएफआई की गतिविधियां नजर आ रही। पीएफआई की गतिविधियों में नजर आने पर 1700 लोगों को इन लोगों ने क्यों छोड़ा था? उनमें क्या वो पाक साहब थे या मठों के साधु संत थे? उन्होंने छोड़ दिया 1700 आरोपियों को, उन्होंने रिहा कर दिया, केस वापस ले लिए।
वो पीएफआई की गतिविधि नहीं कर रहे थे। वो आज देखिए पीएफआई हो और बजरंग दल के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, कब लिया था आप ये बताइए ना, 17 लोगों के खिलाफ चार्जेस वापस कब लिए थे? और उसके बाद तो भाजपा की सरकार रही तो आप लोगों ने दोबारा केस खोलकर सिद्धारमैया जी ने, अरे भाई ये कौन सी बात है? जब आप केस वापस ले ले, हम आ जाए तो जेल में डाल दें, ये कौन सी बात है भाई? आपने तो क्लीन चिट दे दिया हमको, कुछ आपको पता है? कांग्रेस ने कोई गलत कदम उठाया है? विजय जी सिद्धारमैया, ये बात सिद्धारमैया जी से पूछ लेते, खिलाफ कार्रवाई क्यों? ये सिद्धारमैया जी से पूछ लेते भाई, मैं तो आपके बीच में बोल रहा हूँ, आप जाने दीजिए। ये तो फिर दोहरा मापदंड हो गया ना विजय जी। अगर पीएफआई को बैन करने की बात आप करते हैं, या तो फिर आप ये कह दीजिए जी हम तो संतुलन बनाए रखने के लिए हमने ये बात कही कि बजरंग दल को हम बैन करेंगे कि और पीएफआई को भी बैन करेंगे, ये हमने संतुलन बना दिया ताकि जनता में ये संदेश ना जाए देखिए हम हिंदू विरोधी हैं। या तो ये कहने के लिए आप लोगों ने ऐसा किया, या फिर ये दोहरा मापदंड हो गया कि एक तरफ तो आप मामले जो दर्ज है वापस ले रहे हैं, उसके आधार पर हमने ये बात कही। किस आधार पे कही? जो पब्लिक से हमें फीडबैक मिला कि वहाँ पर पीएफआई जैसे संगठन मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, प्रदेश के सामाजिक भाईचारे को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको लेकर कांग्रेस ने निर्णय लिया। वो भाईचारे को जोड़ने के लिए तो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी। वो भाईचारे को जोड़ने के लिए तो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, उसका भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। आने पर कर्नाटक को दक्षिण का गेटवे कहा जाता है, यहीं से रास्ता खुलता है, अगर दक्षिण के अंदर घुसना है आपने। नेहा जी ये बता दें, विजय कौशिक जी बता दें कि बजरंग दल कोई भी राष्ट्र विरोधी काम किया है, उसका कोई सबूत हो, आतंकी काम किया उसका कोई सबूत हो? मैं तो वैलेंटाइन डे पर खूब देखता हूँ जब बजरंग दल के कथित रूप से जो लोग आतंकवादी संगठन लाठी डंडे लेकर निकलते हैं, वो आतंक का काम करते हैं, पीटते हैं, वो आतंक का काम करते हैं, आतंकवादियों का काम करते हैं। आतंक क्या आतंकवादियों का काम है, उसको पीएफआई साहब कर रहे हैं। ये है एक बजरंग बली के नाम पर बने हुए, बजरंग बली के नाम पर बने हुए संगठन के बारे में ये सोच है, और यही सोच इन लोगों को वहाँ के हिंदू देख रहे हैं। कर्नाटक के भाइयों, जो अगर आप वहाँ पर देख रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बातों को, आप लोग सजग हो जाइए। आप लोगों के किस तरीके से ये कर रहे हैं। कांग्रेस कभी हिंदू का हित नहीं चाहती है, कांग्रेस का को तुष्टिकरण करना है, हमको संतुष्टिकरण करना है। कर्नाटक के भाइयों ध्यान दीजिए, ये अच्छी बात थोड़ी ना है, जनता सब देख रही है, जनता सब समझ रही है। अमन जी जब मैं बोल रहा हूँ तो विजय कौशिक जी जो भी बोल रहे हैं, नहीं ऐसे इनको भी नहीं बोलना चाहिए। नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको भी नहीं करना चाहिए, आपको भी नहीं नहीं, करना मैं चाहिए। नहीं करता हूँ, मैं कभी नहीं करता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जब अगर बीच में बोलेंगे तो इनसे तेज आवाज में हम बोल सकते हैं। इनसे बहुत बड़ी पार्टी है, हम 18 करोड़ हमारे सदस्य हैं। ठीक है चलिए। अमन जी सवाल इस बात को लेकर भी है कि जब बात वोटों के ध्रुवीकरण की करते हैं, क्या लग रहा है कि यहाँ पे देखिए कोशिशें तो कांग्रेस की तरफ से बहुत की जा रही है, लेकिन यहाँ ध्रुवीकरण के मामले में लग रहा है कांग्रेस कमजोर नजर आ रही है। देखिए कांग्रेस ने कुछ और कहना चाहा था, पर उनकी चीज को कैसे ट्विस्ट करा गया है आप ये देख लो कि बजरंग दल में और बजरंग बली में, कहाँ बजरंग दल जिसको हड़दम मचाने वाला ग्रुप हम बोल सकते हैं, मैं नहीं कहूंगी कि आतंकवादी गतिविधियां रहती हैं उनकी, पर हाँ हड़दम मचाते हैं वो। तो वो एक ग्रुप है कि उसको हड़दम मचाने के लिए वो फेमस है, और दूसरा है बजरंग बली, हमारे संकट मोचन, हमारे भगवान जिनकी हम पूजा करते हैं। दोनों चीजों को कैसे मिक्स एंड मैच करा है आप ये देखिए कि मोदी जी ने जब अपनी कैंपिंग की रैली ही शुरू करी है, चुनाव प्रचार शुरू करा है, उन्होंने बजरंग बली के नारे लगाए हैं। तो ये चीज है कि भाजपा जो ध्रुवीकरण का जो रंगत देती है, धार्मिकता की रंगत देती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, वो उसको कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए, और कांग्रेस ने खुद उनको मुद्दा दे दिया। अभी देखिए कह नहीं सकते कि कांग्रेस ने ये कैसे किया, क्यों किया, क्योंकि अब बोलने के लिए उनको बात हो गई है, और अब उनके पलड़े से जो बॉल है वो निकल चुकी है, भाजपा के पलड़े में बॉल चली गई है। आप ये देखिए कि दोनों पार्टियों की मैं बात करूंगी कि जो घोषणा पत्र इन्होंने बनाया उसमें दोनों ने फ्रीवे की इतनी बात करी है। एक तरफ तो ये केजरीवाल सरकार को कोसते हैं कि ये जी जो फ्रीबी की बात करके लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो एक तरफ दोनों पार्टियां देखो कर्नाटक में कितना फ्रीबी का इन्होंने प्रचार किया कि हम अगर सरकार में आएंगे
बिजली पानी फ्री कर देंगे, गेहूं फ्री दे देंगे, चावल फ्री दे देंगे, दूध फ्री दे देंगे। तो ये जो चीजें हैं कि कैसे कुछ है करते कुछ है, तो ये लोगों को एक लॉलीपॉप दिखाने वाली बात हो जाती है। तो ऐसे है कि देखिए भाजपा के पास तो क्या करने के लिए ऐसे थे कि 5 साल थे, तो उनको कुछ और चीज की मुझे लगता नहीं जरूरत होनी चाहिए। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने काम गिनाने चाहिए कि बीते 5 सालों में उन्होंने कर्नाटक के लोगों के लिए क्या किया है। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल enough सही है, बात है। अगर उन्होंने करे हैं तो ठीक है, लेकिन अश्वनी जी ये कह रहे हैं कि देखिए बजरंग दल की बात हुई थी, बजरंग बली से जोड़कर वाकई आप लोग मुद्दे को भुनाते बहुत अच्छा है और उसको उठाते भी बहुत अच्छा है, लेकिन बजरंग दल को बजरंग बली से आप लोगों ने जोड़ा। कांग्रेस कहती है कि इस पर तो देश की जनता से प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। एक रैली करते हैं, उसमें 4 बार बजरंग बली का नारा लगाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ते हैं, क्या ये अच्छी बात है? देखिए अमन जी, मैं आपको थोड़ा सा एक जानकारी देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। जी बिल्कुल। कांग्रेस की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, नरेंद्र तिवारी जी मुख्यमंत्री थे। राम जानकी रथ निकला था और उस समय जो है उसको सुरक्षा देने से मना कर दिया नरेंद्र तिवारी जी ने। यहाँ पर हमारे एक सांसद हुआ करते थे विनय कटियार साहब, उन्होंने कहा कि हम कुछ लोगों का एक सेना बनाकर अपना खुद जो है राम जानकी की रथ का जो है कहानी सबको पता है, उन्होंने सुरक्षा बनाने के लिए एक मिनट अब आप मुझे कह लेने दीजिए, अब बेहाजिया बोलने भी नहीं देती पता है कि कैसे हुआ बजरंग दल का नहीं पता है ये बात, सबको नहीं पता है तो रुक जाइए ना थोड़ा सा, क्षमा चाहता हूँ 10 सेकंड के अंदर खत्म करिए। 10 मैं करता हूँ। तो उस दिन जब ये हुआ कि राम जी की रक्षा बजरंग बली ने किया है, तो इस सेना का नाम भी बजरंग दल रखा जाएगा। तो प्रेरणा कहाँ से मिली? बजरंग बली से। रक्षा किसकी करनी थी? राम जी की, जानकी की, किस रथ की। और रोका किसने था? सुरक्षा से मना किसने किया था? कांग्रेस ने। तो वहां से हम शुरू कर रहे हैं। तो अभी आपने भी कहा हड़कंप मचाता है बजरंग दल, कौशिक जी भी नहीं कह पाए कोई आतंकवादी संगठन। तो पीएफआई से बजरंग दल को जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। हिंदू भावनाओं का जोड़ने का मतलब भले ना हो, लेकिन प्रशासन को अपने हाथ में लेने का काम जो बजरंग दल की तरफ से किया जाता है वो सही है। जो भी ले रहा हो असंवैधानिक है, मैं कह रहा हूँ आपके साथ। हाँ। वो असंवैधानिक है और नहीं होना चाहिए। कोई भी कानून को हाथ में नहीं लेगा, लेकिन आतंकवादी के साथ जोड़ना नेहाजी ये भी गलत बात है। नहीं, ऐसे दल को इतना डिफेंड क्यों कर रहे हैं जो कानून को अपने हाथ में लेने का काम करता हो या कानून को ठेंगा दिखाने का काम करता हो? हाथ में लेने का काम नहीं होता है। और पीएफआई से उसकी तुलना की गई, जो आतंकवादी संगठन है, गजवाए हिंद की बात करता है। मुंबई में जो है उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुआ, पटना में पकड़े गए लोग और वहां पर जो है आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे उन लोग। अग्निवीर के समय किस तरीके से उन लोगों ने वहां पर दंगे फैलाए, ये सब देखकर देखिए, अगर कांग्रेस ने गलती करी है कि बजरंग दल को पीएफआई के साथ मिला दिया है, तो गलती तो भाजपा भी कर रही है जो बजरंग दल को बजरंग बली के साथ मिला रही है। अब आप ये देखिए कि भाजपा जो है वो इतनी मेजॉरिटी है उनके पास, इतनी बड़ी राजनीति, सिर्फ देश में विदेश में भी उनका नाम है। तो जरूरी थोड़ी है जो गलतियां कांग्रेस करेगी वो भी करेगी। दूसरे की गलतियों से इंसान सीखता है, पार्टी को भी सीखना चाहिए। तो ऐसे थोड़ी है कि अगर कांग्रेस ने गलती कर ली तो ये भी गलती करेंगे। बजरंग बली का मुकाबला तो कोई नहीं है। हालांकि बजरंग बली से आप अगर बोलते हो प्रेरित होकर बजरंग दल बना है, तो भी हम उनको बजरंग बली तो नहीं बोल सकते। ठीक है, ठीक है, चलिए विजय जी का मैं रुक कर लेती हूँ। विजय जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, हम ये कहा जाता है कि देखिए कांग्रेस पार्टी पाक साफ, कांग्रेस पार्टी में दागी उम्मीदवार नहीं, कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं, कांग्रेस पार्टी, तमाम तरह की बातें आप लोगों की तरफ से गढ़ी जाती है। लेकिन ये जो लिस्ट सामने आई है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सबसे ज्यादा उम्मीदवार दागी, जिसे दागी उम्मीदवार कहेंगे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से है। आप शायद उत्तर प्रदेश को भूल गई हैं, जहाँ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को छोड़िए ना, मैं तो कर्नाटक की बात कर रही हूँ। जब बात कर्नाटक की होती है तो कर्नाटक की रखिए ना। मेरी बात तो सुनिए, मैं कर्नाटक पर ही आ रहा हूँ। कर्नाटक में शायद बीएसपी येदियुरप्पा आपको याद नहीं है, जो जिनके ऊपर भाजपा ने पूरा दाव लगाया हुआ है कर्नाटक के अंदर। तीसरी बात, मैं ये कह रहा हूँ निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर अगर हमारा कोई भी पार्टी कार्यकर्ता या नेता दोषी साबित होता है तो हम उसे पार्टी से निकाल बाहर करने में 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगाएंगे। सर 221 सुन लीजिए, आंकड़ा सुन लीजिए, पहले आंकड़ा सुन लीजिए। 221 प्रत्याशियों का एनालिसिस किया गया है, इनमें से 122 यानी कि 55% प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है।
समझ पा रहे हैं आप? आपराधिक मुकदमा दर्ज है। नेहा जी, हमने हाँ। इन प्रत्याशियों से बात की थी। इसमें इन प्रत्याशियों का ये कहना था कि पिछले 5 साल में भाजपा ने कांग्रेस के नेताओं के साथ दुश्मनी निकालते हुए और अपने विरोधियों के साथ दुश्मनी निकालते हुए तमाम तरह के सर, इसमें से कई ऐसे खिलाफ दर्ज करा दिए। सर, ये जो 55% मैंने बताया ना, इनमें से सुन लीजिए। नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते ना, सुनिए। हमें न्यायपालिका के ऊपर भरोसा ऐसे है डिफेंड मत करिए ना और सर। आप इनकी भी लिस्ट उठाकर देख लीजिएगा। देख लिया इनके भी। लेकिन अगर आप ये कहें कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने आपराधिक मुकदमे दर्ज कर दिए, तो ये 5 साल से पहले जितने मुकदमे दर्ज हुए हैं उनकी एक लंबी फहरिस्त है सर। उस पर भी गौर करिएगा कि कब ये मुकदमे दर्ज हुए और कैसे मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन सवाल इस बात को लेकर संज्ञान में आई है, इस पर भी हम बाकायदा चर्चा करेंगे पार्टी के अंदर। अरे सर, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, अब क्या संज्ञान में आएगा? नहीं करती जो लोग अब क्या संज्ञान में आएगा? न्यायपालिका के हिसाब से उनको हम निकाल बाहर करेंगे पार्टी से। ठीक है, अब कितनों को बाहर करेंगे? 55% है, कितनों को बाहर करेंगे? कुमार को बाहर कर दीजिए ना। न्यायपालिका के आधार पर सबको निकाल बाहर करेंगे, 55 और 100% हो। डीके कुमार को बाहर करिए। कह रहे डीके शिव कुमार को बाहर करिए। नहीं, अगर न्यायपालिका ने उन्हें दोषी ठहरा देगी निश्चित तौर पर कर देंगे बाहर। तो आप देखिए, अभी जो जिसको क्लीन चिट मिल गई है, जिसका केस बंद हो गया, उसका नाम ले रहे हैं, और जो जमानत पर है उसका नाम नहीं ले रहे हैं। अभी येदियुरप्पा जी का नाम लिया, जिनको कोर्ट से उनको क्लीन चिट मिल गई है, और डीके शिव कुमार जी जमानत पर है, उनको जो है किस तरह से क्लीन चिट मिली है सब जानते हैं। हर जगह न्यायालय पर भी सवाल को ही महंगा पड़ेगा। ठीक है, न्यायालय पर भी सवाल। आप भी बहुत पीछे नहीं है सर। 224 प्रत्याशियों के चुनावी हलफनामे का एनालिसिस किया गया है, जो आप लोगों ने लिस्ट जारी की है, उसमें 96 यानी कि 43% ऐसे हैं जिन पर जो दागी है, जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। अब ये बताइए कि देखिए, हम गलत है तो चलेगा, दूसरा गलत नहीं होना चाहिए, ये कोई तरीका नहीं होता ना। देखिए, कांग्रेस चाल चरित्र और चेहरे की बात आप लोगों की तरफ से की जाती, ये कहाँ तक ऐसे नेताओं की कमी हो गई क्या सर? नहीं, नेताओं की कमी नहीं हो गई है। एक्चुअली क्या है कि जो राजनीति में सामने वाले को देखकर जो है उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है। कहीं ये लोग कहीं जो है अपराधियों के बीच में हम ले आकर हमारे सीधे साधे लोग खड़े हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब आप में फिर कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है या ये मान लीजिए? ज्यादा है ना वो लोग तो बहुत ज्यादा है हमसे। हमने तो बहुत छाट के दिया है। मतलब वो अपराधियों को शरण देते हैं तो आप भी देते हैं? अभी कुछ थे वो इनके पार्टी में चले गए, जो अब थोड़े बचे हैं हमारे यहाँ, वो भी छटाई हो जाएगी। तो उनको टिकट क्यों दिया गया सर? मैं तो ये पूछ रही हूँ कि उनको टिकट क्यों दिया गया? आप चाल चरित्र और चेहरे की बात करते हैं, आप कहते हैं जी दूसरा जो है वो भ्रष्टाचारी है, अपराधी है, तमाम तरह की बातें गढ़ी जाती है, लेकिन अगर हम साफ है तब तो हम उंगली उठाएं। रिपोर्ट अपने गिरबान में तो झांकना चाहिए ना। ये रिपोर्ट देखिए, नेहा जी एक बात बताइए, ये रिपोर्ट जो है, जो जितने भी हमारे हैं, अगर एडीआर की है या किसकी रिपोर्ट, जहाँ की भी रिपोर्ट आई है, देखिए उसमें धाराएं क्या लगी हैं। उसमें धारा शांति भंग की आशंका है, प्रदर्शन है, यही सबको हमारे लोगों के ऊपर लगा हुआ है। ये बताइए, कोई अगर बहुत बड़ा हो नेताओं के ऊपर तो ये मुकदमे लगते हैं और वो हलफनामे में देना पड़ता है, तो सारी चीजें देनी पड़ती हैं। लेकिन जो अब डीके शिव कुमार है, कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, जमानत पर छूट के घूम रहे, इस टाइप के लोग इनके यहाँ जखीरा है। इनके यहाँ, हमारे यहाँ तो धीरे धीरे काफी कम हो गए हैं और अभी आगे आने वाले चुनाव में ये आपको बहुत कम हो जाएंगे। खत्म तो नहीं हो सकते किसी भी दल में, इसका तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सब जखीरा इनके पास है। लेकिन आपके पास भी कमी नहीं है। भाजपा की स्थिति तो देख लीजिए, ये लोग जिन नेताओं के ऊपर भ्रष्ट और बेईमान होने का आरोप लगाते थे, उन सबको इन लोगों ने भाजपा में ले दिया। तो आज की समय में तो देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और न केवल भाजपा के कार्यकर्ता भी अब इस बात को मानने लगे हैं कि भाजपा तो जो है भाजपा की पार्टी नहीं रही, ये तो दूसरी पार्टियों का एक दल बन चुका है, एक गिरोह बन चुका है, जहां पर तमाम भ्रष्टाचारियों को ले लिया गया, बेईमानों को ले लिया गया, अपराधियों को ले लिया गया। चलिए ठीक है, ये तो लिस्ट की बात होगी। विजय जी क्या वजह रही कि चला जाता है वो कथित रूप से ईमानदार हो जाता है? सवाल सुनिए, सवाल इस बात को लेकर कि क्या वजह रही कि इतने ज्यादा न रैलियां की गई, न जनसभाएं की गई, न प्रचार किया गया इतना कांग्रेस की तरफ से, न उतनी जान जोखी गई? क्यों? क्या वजह इसके पीछे है? क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं कांग्रेस का कि जी हम तो चुनाव जीती जाएंगे,
या आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का इतना असर हो गया है, आपको लगता है कि हम तो चुनाव जीत ही जाएंगे? क्या वजह इसके पीछे है सर? नेहा जी, सबसे बड़ी बात यह है, आज राजनीति को पैसे के मामले में सबसे ज्यादा गंदा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। मैंने कहा ना, देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी आज सबसे अमीर बन गई है, वहाँ धन बल का इस्तेमाल कर रही है, वहाँ मतदाताओं में शराब और पैसे बांटने की खबर भाजपा द्वारा आ रही है। तो निश्चित तौर पर भाई हम इन चोर उचक्की जो इस तरह की जो सोच है, इसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? हम तो जनता के बीच में एक आम आदमी की तरह जनता के बीच में कितना गया, अपील कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। कितना जाया गया है जनता के बीच में, उसी का मैं जिक्र करती हूँ। लेकिन अश्विनी जी, जिस बात का जिक्र अभी मैं कर रही थी कि देखिए, प्रचार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं, और मैसूर क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये जेडीएस का गढ़ भी कहा जाता है, पारंपरिक गढ़। और ये भी कहा जाता है कि अगर जिस भी पार्टी ने इस क्षेत्र में विजय हासिल कर ली, यानी कि कर्नाटक में उसकी सरकार बन जाती, उसको जीतने के लिए आपने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। कांग्रेस की तो ठीक है, जेडीएस की भी जड़ें उखाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। क्या लगता है कितनी कामयाबी इस पे मिलेगी, और इस सीट को लेकर खास तौर पे? नेहा जी, देखिए, अभी विजय जी ने चोर उचक्कों की पार्टी कह दिया। इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़कर राहुल जी ने माफी मांगा था। विजय जी, ध्यान रखिए वो बात को। बयान की कॉपी निकलवा देना, केस कर देना, मैं अपने आप रुक जाइए भाई, रुक जाइए, आपको भी पता चल जाएगा मैंने क्या कहा है क्या नहीं कहा। अभी आपने कुछ चोर उचक्का कहा है, चोर उचक्का पार्टी कुछ कहा है। तो कोई दिनों में पूरी भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रहा हूँ महाराज, आप शांत हो जाइए। मेरे इस बयान की कॉपी निकलवा लीजिए और केस कर लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा कोर्ट में। नहीं, आप दे दीजिएगा जवाब। राहुल गांधी ने भी जवाब दिया था, नाक लगाकर माफी मांगा था उन्होंने, जो विधान चोर है का नारा लगाया था, उन्होंने लगाया था। आपकी बात का कोई जवाब थोड़ी ना इन हालात में। नहीं, अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी की तरह कर रहे हो। नेहा जी, क्या आप अलाउ करिए? मैं तो बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो इसके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। क्यों बेशर्मी कर रहे हैं भाई आप? बजरंग नहीं, क्यों आप बेशर्मी कर रहे हैं? शांत रहिए, थोड़ा सा शांत रहकर दीजिए। हनुमान राम जी की रक्षा हनुमान की अब लड़ाई कर लेते हैं। अभी तक तो मैं इसको सुन रहा था नेहा जी। सुन लेते, एक एक करके सुनते हैं ना। नहीं, क्यों चाह रहे हैं? हार रहे हैं चुनाव, मान लीजिए, हार स्वीकार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र है, हारता जीतता रहता आदमी। देखिए, मैं माननीय मनमोहन सिंह जी की बात करता हूँ और माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात करता हूँ। आसाम से सांसद थे वो। नॉर्थ ईस्ट में 2 रैलियां भी उन्होंने पूरी नहीं की थी और न 10 बार गए थे वहां, वहीं से सांसद थे। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी 50 रैलियां उन्होंने वहां पर किया। सारा देश हमारा है, सारे देश में हमको जाना है, अपनी बातें पहुंचानी है। हमको कांग्रेस की तरह घर में नहीं बैठना। आत्मविश्वास नहीं है हमको। आत्मविश्वास नहीं है मतलब? नहीं, ये और बता दीजिए, मोदी जी का जो चुनावी खर्च हुआ उससे इनको अपने पार्टी के ऊपर, इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को अति उत्साह है, आत्मविश्वास की कमी है, अति उत्साह ज्यादा है। अच्छा, इसलिए ये लोग घर में बैठकर, देखिए, गुजरात में राहुल जी नहीं गए, लेकिन राहुल गांधी जी आज के दिन में इनके नेता हैं, सजा याफ्ता मुजरिम हैं। सोनिया जी इनकी नेता हैं, जमानत पर छूटी हुई है, अपराधियों की श्रेणी में वो लोग भी आते हैं। तो इसलिए वहां पर नहीं गए होंगे, कौन सा मुंह लेकर हम जाए, किस तरीके से? और स्टार प्रचारक इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम है। सोनिया जी एंड सन्स में स्टार प्रचारक कम है। अब 3 ही बचे हैं ये लोग। बाकी वहां पर डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया में तलवारें खींची उसने। जाएंगे कहाँ? बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। बिल्कुल। चले, जनता के हाथ में फैसला है। 10 मई को कैद हो जाएगा कर्नाटक का फैसला, और 13 मई को ये भी सार्वजनिक हो जाएगा कि जनता ने आखिर किसे चुना है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।